स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में आदि थिरुवथिराई महोत्सव को संबोधित किया तो कहा कि हमें अपने पूर्वजों से उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और जो हमारा इतिहास है वो हमें सिखाता है। तो यही आज हमारे विशेष का विषय भी है। तमिलनाडु में पीएम, विकास भी विरासत भी। उन्होंने कहा विकास और विरासत दोनों साथ चलेगी। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे और आज एक बार फिर उन्होंने दोहराया, तमिलनाडु में पीएम, विकास भी विरासत भी, और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में पीएम, विकास भी विरासत भी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष इंडिया फाउंडेशन ट्रस्टी बोर्ड के एडमिरल शेखर सिन्हा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जो कि प्रोफेसर है भारतीय संस्कृति एवं इतिहास जेएनयू के, बहुत स्वागत है डॉक्टर हीरामन तिवारी आपका। डॉक्टर हीरामन तिवारी, आपके साथ अगर हम शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि जब हम इतिहास से कुछ सीखने की बात करते हैं, चोल साम्राज्य की बात करें, राजेंद्र चोल प्रथम की बात करें, उनकी नौसेना की बात करें, उनके शासन प्रणाली की बात करें, जिस तरह से उनका परचम पूरा दक्षिण पूर्व एशिया तक लहराता था, किस तरह से आज हमको उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित करने की और उससे सीख लेने की जरूरत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने मेरे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। इतने विस्तार में और इतने सुंदर ढंग से सारा प्रस्तुत किया है आपने, उनके जितने भी आयाम हैं। और जैसा कि आपने स्वयं कहा अपने पैकेज में और रिपोर्ट में कि उनको महान क्यों माना जाता है, राजेंद्र प्रथम को महान क्यों माना जाता है, उसके पीछे को आप देखें, इतिहास से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि विरासत भी होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए, क्योंकि विकास का जो उद्गम है वो हमारी विरासत है, उससे किसी न किसी प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। और राजेंद्र प्रथम, जिनको महानतम राजाओं में गिना जाता है, सिर्फ चोल राजाओं में भी नहीं, सब, मुझे जहां तक लगता है कि यदि आप पढ़ें तो एक तो बहुत विद्वान थे और ये उनको प्रेरणा स्वयं उनके पिता राजराज से मिली थी, जो स्वयं में एक महान शासक थे। और वो उनके अपने शासन छोड़ने के अधिगमन के पहले 2-3 साल पहले ही इनको एक तरह से अधिराज बना दिया था राजेंद्र प्रथम को, चूंकि इनके अंदर बहुत विलक्षण इनकी प्रतिभा थी। तो जो आपने बताया कि इन्होंने कितने प्रकार के कार्य किए, संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन, एक ऐसा बुद्धिजीवी राजा। और स्वयं जानते थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने विद्वानों को इकट्ठा कर रखा था। हर क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग को, चाहे स्थापत्य के हो, चाहे कला के हो, चाहे व्यापार के हो, तो हर प्रकार के विद्वानों को अपने संरक्षण में रख करके उनसे ज्ञान अर्जित करना, स्वयं उनसे वार्तालाप करना और फिर ये निर्धारित करना कि किस दिशा में क्या करना है। जैसा आपने बताया कि एक छोटा सा गांव था और गंगईकोंडा चोलापुरम, जिसे कहा, उन्होंने बाद में नाम दिया राजेंद्र प्रथम ने, उनके पिताजी की इच्छा थी, राजराज महाराज की, कि वहां पर एक राजधानी बनाई जाए। जो राजधानी, आप कल्पना कीजिए कि 1014 के आसपास से लेकर के और आपके करीब 350-250 वर्षों तक वो एक इतने बड़ा साम्राज्य बना रहा, उसकी राजधानी रही। एक छोटे से गांव को उन्होंने राजधानी में एक नगर में परिवर्तित किया, 20 से अधिक मंदिर बनाए और सबसे, जो आपने बताया, बृहद ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर शिव के को लेकर के जो मंदिर बनाया, वो उसके बाद के जितने भी मंदिर बने हैं उनके लिए एक आदर्श बनाए। तो जो भी उन्होंने किया, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो आदर्श बने, किस प्रकार से नौसेना के माध्यम से, आपने कहा आक्रमण किया, वो आक्रमण नहीं करते थे। जी। वो लगता था कि पूरे देश को हम एकजुट कैसे करें और एक प्रकार से उसमें ज्ञान के साथ साथ समृद्धि को किस प्रकार से लाया जाए। इसीलिए वो बंगाल तक गए और पाल राजाओं में, जिनमें आपस में मतभेद चल रहा था, वहां पर जाकर के शांति स्थापित की। मुझे लगता है कि और दिन रहते तो संभवतः वो और भी दिशा में जाते, लेकिन जितना उन्होंने साम्राज्य किया, आपने बताया कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में, जगह जगह वो नावों से जाकर के, जो उनकी जो नौसेना की जो कला थी, जो नौसेना का जो विज्ञान था,
आपने स्वयं बताया और बिल्कुल सच कहा कि वो अद्भुत रहा है। हाथी और बड़े बड़े जो जो हथियार उन पर लाद करके ले जाना और व्यापार का सामान लेके जाना और वापस लाना, ये जो बिल्कुल। कला और थी, ये इस इस प्रकार विषय का पर एक विविध कला से जो संपन्न राजा था, मुझे लगता है राजेंद्र प्रथम रहे। जी बिल्कुल। और ये जो बात आपने कही कि जो नौसेना थी, वो दरअसल जब हम राजेंद्र चोल प्रथम की बात करते हैं तो उनकी नौसेना का जिक्र बरबस आ जाता है कि वो जो पूरा जो शुरुआत में हमने मैप दिखाया था कि किस तरह से वो पूरा प्रभुत्व उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर किया हुआ था। तो नौसेना की बात करेंगे। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडमिरल सिन्हा, किस तरह से उस काल की नौसेना से, क्योंकि हमने ये भी बताया कि किस तरह से एक सुसंगठित सुगठित जिसको कहते हैं नौसेना थी, पूरे उसमें हायरार्की थी, ऑर्डर था कि कौन क्या काम करेगा। वो इस तरह से नहीं थे कि कुछ नाविक कुछ सैनिक किसी जहाज पर बैठकर चले जाएं। तो आज भी हम उनसे प्रेरणा पाते हैं, क्या देखते हैं आप? धन्यवाद निखिल जी, हमें अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए। देखिए, ये 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का पीरियड है और ये नौसेना इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट प्रकार की थी और ये प्रीसीड्स शिवाजी के पहले की बात कर रहे हैं जी। तो इनकी नौसेना में 2-3 बातें याद रखने की है। देखिए, नौसेना क्यों रखता है एक देश? एक तो उसकी इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने बताया, और दूसरी होती है मनोकामना, योर विल टू डोमिनेट। अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं सी रूट्स को और दूसरे देशों को, तो आपको एक बड़े मजबूत नौसेना की आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी नौसेना को बनाया। बहुत अच्छी ट्रेनिंग, सबकी अलग ट्रेनिंग होती थी। हमारे नौसैनिक अफसरों और कमांडर्स की ट्रेनिंग अलग अलग होती थी और सभी शिप, जितने नौसेना के शिप थे, अपने कमर्शियल जहाज़ों के साथ, व्यापारी जहाज़ों के साथ साथ ये नौसैनिक जहाज़ भी जाया करते थे। नौसैनिक जहाज़ ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्पीड करने वाले और दूसरे की गोले बारूद से बचने के लिए उसके ऊपर मेटल की प्लेटिंग लगाते थे ताकि वो जल्दी उस पर चोट का असर नहीं पड़े। और जैसा कि आपने कहा, वो हाथी ले जाते थे और गोले फेंकने की उनकी एक तरह की टेक्निक थी उनके पास। तो ये जो है उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी निखिल जी। और इनके नौसैनिक जो थे, उनका ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट था, उनका एक प्रॉपर पैटर्न था, हायरार्की होती थी, जैसा आपने बताया। एक जूनियर लेवल पे ज़्यादा लोग होते थे और धीरे 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 सिर्फ जो सक्षम और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते थे वही ऊपर जाते थे। उससे बड़ी बात यह है निखिल जी, चूंकि उस समय हमारा जो दूर संचार और कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं था, उनके जो नौसेना के फ्लीट के बॉस या कमांडर्स हुआ करते थे, उनको पूरी छूट होती थी कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें, वो टैक्टिकल डिसीजन ले सके शिप पर, उनको राजा की तरफ नहीं देखना पड़े। तो इतने सक्षम हुआ करते थे कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। और आपने कहा कि कहाँ कहाँ वो पहुंच गए, तो जरूर उनकी 2-4 इनकाउंटर हुई हैं। यस, उनका एम नहीं होता था कि हम किसी को कैप्चर करें, लेकिन उनका एम ये जरूर होता था कि हमारी प्रभुता को वो देश हमारा स्वीकार करे। जी, जो डोमिनेट करने की बात आपने कही, बिल्कुल काफी जगहों पर उनकी प्रभुता स्वीकार की थी। जी बिल्कुल, डोमिनेट करने की जो बात आपने कही, वो डोमिनेंस तभी बनेगा जब आपके पास ताकत होगी। एक चीज़ और एडमिरल सिन्हा, आपने देखा कि ग्वांगझू तक जो सी रूट था, जो व्यापार का रूट था, वो वहां तक भी उन्होंने अपने दूतावास खोले थे, चीन तक का व्यापार था। किस तरह से आप देखते हैं कि ये संभव कर पाए होंगे उस दौर में, और आज भी दरअसल वो आप देखिए ना, इतने वर्षों पहले 1000 साल पहले वो उस सी रूट को पाना, वहां तक जाना और उसको मेंटेन करना, आवागमन रेगुलर बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण था। कैसे देखते हैं आज के विशेष संदर्भ में? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है निखिल जी। जिसको हम नेविगेशन करते हैं, उनके पास नेविगेशन टेक्निक जो है वो बाकी देशों से ज्यादा उम्दा थी उस समय के लिए। उनको पता था कि हमें किस रास्ते से किस कोर्स पे जाना है। एक मैग्नेट को देखते हुए, सूरज और चांद को देखते हुए, तारों को देखते हुए नेविगेशन करते थे। लेकिन उसके बारे में उनको अच्छी जानकारी थी, जिसको एस्ट्रो नेविगेशन कहते थे। और उनको पता था कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो मलक्का स्ट्रेट की तरफ पहुंचेंगे और वो संकीर्ण रास्ता है, उससे हमें गुजरने के लिए हमारे जितने शिप्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े शिप हैं तो उनको एक लाइन में चलना पड़ेगा। और उस समय जो शिप्स होती थी उनकी, वो थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल हो जाते थे एनिमी के प्रति। लेकिन उनका पहला एम होता था कि उन जितने एनिमी मिले उनको हम पहले न्यूट्रलाइज कर दें, उसके बाद अपने कमर्शियल शिप्स को जाने दें। इसी वजह से उनका कॉमर्स का जो आइटम है वो सारा कुछ इतनी दूर, और चीन का एक बंदरगाह जहाँ पे कि व्यापार मंडल ऑपरेट किया करता था, सुनने में आया कि वहां भी एक शिव टेम्पल है
जिसको कि आज लोग बताते नहीं है जल्दी, लेकिन वहां अभी तक वो शिव टेम्पल देखा जाता है। तो ये जो है, जिस देश को, जो बड़ा देश था और वो सोचते थे कि शायद इनके साथ मिलकर रहना ज्यादा अच्छा है, उन देशों से उनकी साझेदारी हुआ करती थी। वहां पे उनके एम्बेसडर्स होते थे और नॉर्मली नौसेना के जो अधिकारी होते थे उनको वो एम्बेसडर रखा जाता था ताकि वो दोनों काम को एक साथ देख सकें। देखिए जी निश्चित तौर पर ये विषय इतना विस्तृत है एडमिरल सिन्हा और डॉक्टर हीरामन तिवारी की, इस पर शायद बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। आज हमारे पास वक्त बस इतना ही है, लेकिन ये जरूर है कि उस नौसेना से और उस स्वर्णिम युग से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार कहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद